नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, आपकी अपनी क्लास पर, जहां हम बात कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर पिछली क्लास में अपने महाराणा प्रताप के बारे में बात की थी। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी 1580 के अंदर शेरपुर की घटना हुई थी। अमर सिंह अकबर ने आपके अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। अमर सिंह उनकी पत्नियों को अपने यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो महाराणा प्रताप वापस उनको छोड़ते हैं। ये शेरपुर की घटना, इस घटना को बस आप याद रखना, लेकिन पूछेंगे तो 1580 आपको पूछ लेंगे शेरपुर की घटना किस वर्ष हुई, तो 1580 के अंदर। ठीक है ना। तो उसके बाद में एक आप लिख लीजिए, हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, आप बताओ हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा। ठीक है, आप बताओ इसका क्वेश्चन मैंने कर लिया है, आप आंसर बताओ। किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, और अगर नहीं है तो आपको थोड़ा ऑप्शन भी दे देते हैं। कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास का पिता, घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। अबुल फजल, एक आपको दे देते हैं बदायूनी, और एक आपको दे देते हैं आदर्शी लाल श्रीवास्तव। तो जल्दी से बताइए आपको कौन सा आंसर इसके अंदर लग रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध में बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा, बताइए। अगर आपने पिछली क्लासों को ढंग से देखा है, देखने के बाद में अगर थोड़ी बहुत रिवीजन भी की है, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इसके अंदर आंसर क्या है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। अबुल फजल होगा क्या, आदर्शीलाल श्रीवास्तव। कर्नल जेम्स टोड ने तो क्या है, हल्दी घाटी को क्या कहा है, राजस्थान की थर्मोपोली का है। ठीक है, अबुल फजल ने क्या कहा है, खमनौर का युद्ध, और आपके बदायूं ने कहा है गोगुंदा, और इन्होंने बादशाह बाग का युद्ध कहा है। ठीक है, तो उसके बाद में अपन ने बात की थी अक्टूबर 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर के युद्ध के अंदर अकबर ने किसको भेजा, अपने चाचा सुल्तान खां को अमर सिंह ने मार दिया, और दिवेर के युद्ध महाराणा प्रताप जीत गए। और हल्दी घाटी के बाद में अपनी विजयों का श्री गणेश दिवेर के युद्ध से किया है। दिवेर कहाँ है, दिवेर राजसमंद के अंदर है। चावंड कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, चावंड कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। और अगला जो अंतिम अभियान 1585 के अंदर भेजा है, वो है आपके किसके, 32 खंभों की छतरी बताई थी मैंने आपको, जगन्नाथ कछावा। ये 32 खंभों की छतरी मैंने दो बताई थी, एक तो कहां पर है, मांडलगढ़ के अंदर, और एक है आपके रणथंभौर के अंदर। मांडलगढ़ के अंदर इस जगन्नाथ कछावा की है, और यहाँ पर जैत्र सिंह चौहान की है, हमीर देव चौहान के वो पिता हैं आपके। तो आपके जगन्नाथ कछावा और अब्दुल रहीम खान खाना के अंतिम अभियान 1585 के अंदर। ठीक है, तो उसमें भी बुरी तरीके से भगा के पराजित किया है महाराणा प्रताप ने। और अभी अपनी 1585 के अंदर अपनी अस्थायी राजधानी चावंड उदयपुर को बनाया है। ठीक है, ये क्या है, अस्थायी, ये क्या है, अस्थायी राजधानी है। स्थायी राजधानी कौन सी थी, स्थायी पूछ ले तो गोगुंदा, स्थायी पूछ ले तो कौन सी है, गोगुंदा। तो ये 1585 से लेकर 1615 तक लिख लेना। 1585 से 1615 तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही है। ठीक है, तो ये बात थी अपने। एक आप बताइए कि ये भील जो थे ना, राणा उपाधि दी थी महाराणा प्रताप ने, पुंजा जी को अपने बराबरी का दर्जा दिया था, और
भील महाराणा प्रताप को क्या कहते थे? भील महाराणा प्रताप को कीका कहते थे, कीका। तो ठीक है, ये मेवाड़ के साइड है, अपने मारवाड़ के साइड छोटे बच्चे को गीगा गीगली कहते हैं मारो गीगो मारी गीगली। तो वही वहां ग को क्या कर दिया? कीका कर दिया, गीगा कीका। ठीक है, तो छोटे बच्चे कोई कीका कहते हैं, लेकिन अपने आरपीएससी के अंदर पूछ लिया है महाराणा प्रताप को भील क्या कहते थे, तो कीका कहते थे। ठीक है, ये बात अपन ने कर ली। और क्या आपके पेपर में आ सकता है जो हमने नहीं करवाया? तो अपन ये बात कर लीजिए अभी, महाराणा प्रताप चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ जीत लिया, ये बात शायद हमने कर ली है, नहीं किया तो अभी बोल दिया, लिख लेना। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु किस प्रकार हुई पहले वो देख लीजिए। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई बताओ? 19 क्या है जनवरी 1597। कहाँ हुई? चावंड में। चावंड अस्थायी राजधानी थी ना उनकी, चावंड। चावंड कहाँ है? उदयपुर के अंदर। चावंड के अंदर कौन सी माता का मंदिर बनाया था? चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597। 57 साल के थे इस समय। तो महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे? महाराणा प्रताप ने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर लगातार युद्ध ही करते थे वो, क्योंकि आपने देखा चित्तौड़ का शाखा हुआ, उसके बाद में हल्दी घाटी 1577, 78, 79 के अंदर शाहबाज खां, 1580 के अंदर अब्दुल रहीम खान खाना, 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध, सुल्तान खां, 1585 के अंदर आपके जगन्नाथ कच्छा और अब्दुल रहीम खान खाना। उसके बाद में थोड़ी सी शांति हुई, तो चावंड के अंदर अपने चित्रकला शैली का विकास हुआ है। तो किसी युद्ध के अंदर कोई घाव महाराणा प्रताप के लग गया होगा, तो जब अपने तीर की प्रत्यंशा जब खींच रहे थे ना, तो वो घाव वापस फट गया, हरा हो गया, तो जिस कारण कुछ समय वो बिस्तर पर बीमार रहे और इनका स्वर्गवास हो गया। इस महान हमारे राष्ट्र गौरव हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का स्वर्गवास 19 जनवरी 1597 को हुआ है। ठीक है, ये बात आपने लिख ली। और महाराणा प्रताप के बारे में कोई और अपन बात की जाए तो महाराणा प्रताप के दरबारी लिख लेते हैं अपन। महाराणा प्रताप के दरबार में कौन थे? तो आप हेडिंग डाल लीजिए महाराणा प्रताप के दरबारी। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चक्रपाणि मिश्र। ठीक है, सेकंड आप लिख लीजिए चक्रपाणि मिश्र के बाद में आप लिखिए सादुलनाथ त्रिवेदी। ठीक है, आप लिखिए भामाशाह ने कितने 25 लाख रुपए दिए थे, और कहाँ दिए? ढोलन गांव, चूलिया जलप्रपात, भामाशाह, ताराचंद, माला सांधु और रामा सांधु, दोनों भाई भाई है, दोनों ही चारण कवि है। भामाशाह तो आपको पता ही है दानी, ये भामाशाह के भाई है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, भामाशाह दरबारी थे इनके, और ये भामाशाह के भाई है। और आपके ये सादुलनाथ त्रिवेदी है, इनको मंडेर एक जागीर है वो दी थी महाराणा प्रताप ने। चक्रपाणि मिश्र की 4 किताबें हैं, आप लिख लीजिए, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। RAS 2018 के अंदर एक किताब आ भी चुकी है, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार आदर्श, एक है मुहूर्त माला,
मुहूर्त माला, और एक है विश्व वल्लभ। तो ये विश्व वल्लभ 2018 के RS के अंदर आई थी। तो आप इस तरीके से याद रख लो, राज्याभिषेक करवाना है तो व्यवहार को आदर्श रखना होगा, मुहूर्त से मुहूर्त से कोई काम है वो मुहूर्त से करना होगा, तभी विश्व पर राज आप कर पाओगे। राज्याभिषेक करवाना है तो क्या है, व्यवहार को आदर्श रखना पड़ेगा, मुहूर्त पर टाइम, कोई भी काम करना है तो मुहूर्त पे करना होगा, तभी इस मेवाड़ का जो विश्व पर राज करने वाला है, ये विश्व वल्लभ मेवाड़ पर आप राजा बनोगे। तो ठीक है, इसके अंदर तो क्या है, आयुर्वेद की जानकारी है, आयुर्वेद, पेड़ पौधों की, पर्यावरण मान लो आप, पर्यावरण, ठीक है, आयुर्वेद पर्यावरण की जानकारी दी गई है। इसमें क्या है, राज्याभिषेक के समय कौन कौन से रस्म होती है उन सब की जानकारी है। तो ये आपके चक्रपाणी मिश्र की इंपॉर्टेंट है, बाकी इनका भी आप थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना। और अगर कोई बात रह गई, एक बात आपको बताना, एक बात मैं भूल गया इसके अंदर नाम लिखना है, तो मैंने आपको, वैसे तो नहीं भूले लेकिन आप बताओ, मैंने आपको पहले बता रखा है। एक दरबारी आपको याद आ रहे हैं, मैंने बताया था ये महाराणा प्रताप के दरबार में थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अगर आपको याद है तो वो भी बता देते हैं आपको। चलो और थोड़ा हिंट देते हैं कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा का वर्णन है, उसके अंदर 3 किताबें लिखाई थी मैंने, चित्तौड़ के प्रथम शाखे की 3 किताबें लिखाई थी। कौन कौन सी, पद्मावत, खजाइनुल फुतूह और एक और थी जिसका नाम था गोरा बादलरी चौपाई। तो कितने, 6 लिखे, 7 लगा लेना नंबर। हेमरत्न सूरी भी इनके दरबारी थे, हेमरत्न सूरी। कौन सी किताब लिखी, गोरा बादलरी चौपाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि आपके जब 1585 के बाद में थोड़ा सा अपने को मान लो रेस्ट मिल गया एक प्रकार का, तो महाराणा प्रताप ने क्या है, एक मालपुरा टोंक नामक स्थान है, वहाँ पर आमेर के अंदर था, उस समय जयपुर के अंदर आता था वो क्षेत्र, तो मालपुरा टोंक पर आक्रमण किया था। मालपुरा टोंक, आपकी मालपुरा टोंक के अंदर, ये किसके अंदर था, आमेर। इस समय जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी, जयपुर की स्थापना आगे करेंगे अपन 1727 में। मालपुरा टोंक, आमेर, मालपुरा टोंक आमेर रियासत में आता था। यह कहाँ पर आता, आमेर रियासत में। मालपुरा टोंक आमेर रियासत में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाया, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिए आप भाई, कौन से स्थान पर, मालपुरा टोंक उस समय आमेर रियासत के अंदर आता था, ठीक है। तो इस मालपुरा पर आप ये ध्यान मत रखना आमेर पर आक्रमण किया, आमेर पर नहीं, ये मालपुरा टोंक पर यहाँ पे आक्रमण किया। ये जो स्थान है वो आमेर रियासत के अंदर है। तो आक्रमण कहाँ किया, मालपुरा टोंक के अंदर महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया। वहां पर कौन सा, एक जालरा तालाब बनाया है और एक नीलकंठ महादेव मंदिर बनाया है, ठीक है। तो आपको पूछ ले, जालरा तालाब महाराणा प्रताप ने कहाँ बनाया, तो मालपुरा टोंक के अंदर, और नीलकंठ महादेव मंदिर भी मालपुरा टोंक के अंदर। तो ये बात थी अपने महाराणा प्रताप के बारे में। तो आपको इससे बार पेपर के अंदर हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आप इसको याद करते जाइए बराबर, ज़्यादा अगर पेज हो गए तो उसके बाद में भाई याद करने में हो जाएगी मुश्किल। वो याद करोगे या रोज क्लासेस चल रही है उसका याद करोगे। तो न्यू ईयर है, चाहे कोई भी पार्टी है, जितना भी आप पढ़ते हो, मान लो 10 घंटे पढ़ते हो, तो रोज किसी दिन नहीं पढ़ सकते तो 1-1.5 घंटा तो निकालो। टच में रहना जरूरी है। पढ़ाई का काम ही क्या है, सिर्फ टच। जब तक टच में हो तब तक पढ़ाई है। थोड़े दिन भी इधर उधर भटके तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है।
तो कोशिश ये कीजिए कि रोज एक बार कॉपी के हाथ लगा लो, वो भी बढ़िया है। तो अब अपन बात करते हैं आपके महाराणा प्रताप के पुत्र, कौन है? राणा अमर सिंह। अमर सिंह का शासनकाल क्या है? 1597 से 1620। ठीक है, 1597 से 1620 आपका राज्याभिषेक कहाँ किया गया है? चावंड के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और चावंड 1585 से लेके 1615 तक क्या है? मेवाड़ की राजधानी रही है। तो राज्याभिषेक चावंड। चावंड कहाँ पर है भाई? दिवेर राजसमंद के अंदर है, हल्दीघाटी राजसमंद के अंदर है, चावंड उदयपुर के अंदर है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राज्याभिषेक चावंड उदयपुर के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इस समय क्या है कि 1685 के बाद में मेवाड़ पर ज़्यादा आक्रमण हुए नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी जो आस थी, उनको बुरी तरीके से तोड़ दिया। और अकबर को ये विश्वास हो गया था कि अपने जीते जी तो अपन मेवाड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक ये बात लिख लेना आप कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का संदेश अकबर को किसने सुनाया? ये इससे अमर सिंह से पहले लिख लेना भाई। ठीक है, दुर्साडा इसने प्रताप की मृत्यु का संदेश अकबर को सुनाया। दुर्साडा की दो किताब बताई थी आपको मैंने, विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी। ठीक है, उसके अंदर 52 दोहे है, मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही दुर्साडा ने सुनाया अकबर को कि महाराणा प्रताप जी का स्वर्गवास हो गया है, तो अकबर भी, कहा जाता है कि अकबर के भी आंखों में आंसू आ गया था। अकबर ने भी सोचा था कि ऐसा आदमी सदियों के अंदर एक बार होता है, मैंने इसको आधे भारत का लालच दे दिया था, लेकिन इसने अपने मातृभूमि के अतुल्य प्रेम को छोड़ने से और अपनी गुलामी स्वीकार करने से कभी स्वीकार नहीं की। तो अकबर के मन में भी महाराणा प्रताप के लिए बहुत इज्जत थी, क्योंकि इज्जत तो होगी, अपन चाहे उन दुश्मन हो, लेकिन अगर उसका चरित्र और ये चीजें बढ़िया हो तो अपन उसके फैन तो होते ही हैं। भाई अपने कितने लालच दे दिए, कितने आक्रमण कर दिए, पूरा राजपूताना, पूरा भारत अपने अधीन है, लेकिन ये अकेला बंदा संघर्ष कर रहा है। तो अकबर के आंखों में आंसू आ गए थे जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। ठीक है, तो उसके बाद में अमर सिंह जी राजा बने, उनका राज्याभिषेक चावंड उदयपुर के अंदर हुआ है। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 में अकबर की मृत्यु, और 1605 में इसका पुत्र कौन बन गया भाई? जहांगीर। 1605 में सलीम कहते हैं इसको। ठीक है, जहांगीर बादशाह बना। 1605 में जहांगीर बादशाह बना। ये जहांगीर क्या है? एक नंबर का दारूखोर आदमी था, बढ़िया दारू पीता था। ये सुबह से लेके शाम तक बढ़िया दारू के अंदर एकदम रहता था। और इसने सोचा भाई अपने पिताजी तो बड़े योग्य थे, पिताजी ने पूरा भारत अधीन कर लिया, अपने लिए तो कुछ छोड़ा नहीं। तो किसी ने बताया भाई क्या बात कर रहे हो, आपके पिताजी ने कर लिया होगा अधीन सारा, लेकिन मेवाड़ को जी भर उन्होंने कोशिश कर ली, मेवाड़ कभी उनके कब्जे के अंदर आया नहीं। तो जहांगीर ने कहा जो बाप नहीं करके गए वो अपन करेंगे, वो हम करेंगे, चलो भाई मेवाड़ की तरफ, बाकी भारत पे ध्यान छोड़ो, वहां जैसे चल रहा है चलने दो। अपने ने तो वो बाप ने नहीं किया, बाप का सपना अपन पूरा करेंगे। तो ये तो भाई 2-4 पैक लगा कर क्या है मेवाड़ की तरफ रवाना हो गया। आकर कहाँ ठहर गया? आपके अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर लगभग कहा जाता है कि 3 से 4 साल ठहरा रहा, और लगातार हर 6-6 महीने, हर 2-2 महीने, हर साल इसने मेवाड़ पर भेज दिया आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो इसने देखो 1605 के अंदर भेजा, 1607 के अंदर भेजा, 1608 के अंदर भेजा, 1609 के अंदर भेजा, 1611 के अंदर, 1613 के अंदर,
ठीक है, इतने आक्रमण इसने लगातार भेजे। इसमें आपके परवेज को भेजा, अजीज कोका को भेजा, महावत खान को भेजा। लेकिन क्या है, ये आपको ना लिखने हैं ना कोई बात, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, लिख लोगे आप, ये अपने ज़्यादा कोई काम की बात नहीं है आपको। मतलब ये किस लिए लिखा है, एक बात समझाने के लिए लिखा है, जो आप समझिए कि मेवाड़ कुछ 10-15 सालों से 20 सालों से थोड़ा सा सुदृढ़ हुआ। मेवाड़ के अंदर सांस्कृतिक चीज़ें, आर्थिक चीज़ें सुधरने लगी, शांति की थोड़ी स्थापना हुई। लेकिन 1605 में जब जहांगीर बादशाह बना तो आपको मैंने बता दिया, ये तो सेना अपने गाबे, अपने बोरी बिस्तर पैक करके कहाँ पर आ गया, अजमेर के अंदर। इसने कहा अपने को चाहे अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ करें नहीं करें, मेवाड़ फतेह करना है। तो इसने लगातार आक्रमण किए और मेवाड़ की शूरवीरों ने, मेवाड़ के पराक्रमी योद्धाओं ने मुंह तोड़ इसको जवाब देते रहे, ठीक है। लेकिन लगातार आक्रमण होता है, लगातार लड़ाई होती है, तो बताओ आप, एक तो सैनिक हानि होती है, सैनिक हानि भी होती है, आर्थिक स्थिति डोलती है, आर्थिक स्थिति भी खराब होती है, ठीक है। राज्य का विकास होने के अंदर भी अड़चने होती है। अगर लगातार आक्रमण होते रहते हैं तो फसलें तबाह हो जाती है, बहुत अनाप शनाप टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो इन अमर सिंह जी के पुत्र थे कर्ण सिंह, और लगातार युद्ध हुए ना, तो अमर सिंह जी के जो विश्वस्त सामंत थे और जो भी उनके विश्वास पात्र थे, वो सब एक एक करके एक एक युद्ध के अंदर अपने देश के काम आ गए। और दरबार के अंदर ज़्यादा अनुभवी लोग थे नहीं, और सभी क्या है, अब सबके मन में ये आने लग गया कि भाई अपन अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। रोज का लड़ना, रोज की जाने जाना, अपनी राज्य अपन ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, सब चीज़ें सोच सोचा कर सब कर्ण सिंह को कहा कि आप जाओ अपने पिताजी को मनाओ कि कर लो, अभी सभी ने कर ली है तो अपन भी कर लेते हैं। अपन भी थोड़ा क्या है, हम भी थोड़ी इसको राज्य का सुधार अपने चलता रहेगा, अपना काम सिर्फ कोई लड़ाई करना थोड़ी ना, अपनी प्रजा है, उस प्रजा को एक अच्छा जीवन देना भी एक राजा का कर्तव्य है। तो आप ऐसी बातें उनको कहो, अमर सिंह जी मान जाए तो अपन थोड़ी सी मान ले अधीनता। तो कर्ण सिंह जी ने क्या है, कर्ण सिंह जी ने पिताजी को समझाया, लेकिन अमर सिंह जी क्या है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने कहा मेरे पिताजी ने असैन्य इतना दुख सहन किया, इतने जंगलों में भटके, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, और आप मेरे को कह रहे हो कि हम अधीनता स्वीकार कर लें। जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं भाई ऊपर जाऊंगा स्वर्गों के अंदर, तो मेरे पिताजी को कैसे नजर मिला पाऊंगा, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन लगातार दबाव पड़ता रहा, 1-2 साल सभी विश्वस्त सामंत थे, उनकी मृत्यु हो गई, नए नए सामंत थे, वो सभी भी अधीनता के पक्ष में थे। तो अमर सिंह जी को दबाव में आकर, अपने पुत्र के दबाव में, अपने सामंतों के दबाव में आकर बिना मन संधि करनी पड़ी उनको, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, सबसे अमर सिंह जी के कार्यकाल के अंदर अगर कोई प्रश्न बनता है अच्छा, तो यही बनेगा मेवाड़ मुगल संधि। तो आप वो सारे युद्ध तो मत लिखिए, 1613 से 1615 के अंदर आपके जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां, जिसको खुर्रम कहते हैं, खुर्रम को मेवाड़ अभियान पर भेजा। खुर्रम को क्या किया, मेवाड़ अभियान पर भेज दिया है। तो इस खुर्रम ने क्या है, खुर्रम ने आक्रमण किया, लगातार 10-15 आक्रमण हो चुके थे। तो अभी क्या है कि अमर सिंह जी इस कर्ण सिंह के दबाव में आकर संधि कर लेते हैं। तो 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई, मेवाड़ मुगल संधि। इस डेट को भाई ढंग से रट लेना, सीधा ये क्वेश्चन छपता है पेपरों के अंदर, ठीक है ना। इस डेट को उड़ते बैठते रट लो एकदम, कहने की बात ये है, ठीक है। तो ये संधि किसके बीच में हुई, अमर सिंह
अमर सिंह व जहांगीर। भाई संधि हमेशा गिनी जाती है तो किसके बीच में, राजाओं के बीच में, ठीक है। लेकिन अमर सिंह खुद संधि करने नहीं गए, अमर सिंह ने किसको भेजा है, ये जहांगीर की तरफ से, तो ये आपके खुर्रम आ गया। जहांगीर की तरफ से कौन आया था, खुर्रम। और अमर सिंह जी की तरफ से आए थे शुभकरण। अमर सिंह जी की तरफ से, अमर सिंह जी की तरफ से आपके आए थे शुभकरण, और एक आदमी और आया था जहांगीर की तरफ से खुर्रम, और अमर सिंह जी की तरफ से शुभकरण और एक हरिदास। तो अमर सिंह जी की तरफ से आए थे शुभकरण व हरिदास। जहांगीर की तरफ से आपको बताया ही था 1613 से लेकर 15 तक ये 3 साल तक मेवाड़ के अंदर रहा, लगातार मेवाड़ पर छोटी मोटी। इनके तो क्या था, इनके तो पूरा भारत अधीन था, इनके को ना तो सैनिक बल की कमी थी, ना रुपयों की कमी थी, कुछ चीज़ की कमी नहीं थी। ये तो आकर बैठ गए कि अपने को तो अधीन ही करना है। लेकिन हमारी जो संसाधन थे वो तो सीमित थे, अपने पास सैनिक भी सीमित थे, रुपए भी सीमित थे। तो 1613 से लेकर 15 तक आपके इसने किया और ये आपके संधि हो गई, ठीक है। तो संधि की कुछ शर्तें रखी गई, वो शर्तें भी आप लिख लीजिए। अमर सिंह जी का क्या है भाई, एकदम मन उदास हो गया इस संधि के कारण, ठीक है ना। तो ये संधि आपके जो करने आए हैं शुभकरण और हरिदास, ठीक है। तो संधि की शर्तें लिख लीजिए आप, शर्तें। शर्त क्या थी, राणा जी मुगल दरबार नहीं होंगे, विवाह संबंध के लिए राणा जी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। कौन हो जाएगा, जो भी कुंवर होगा ना, कुंवर होगा, कुंवर उपस्थित हो जाएगा। जो भी उस समय राजकुंवर है ना वो उपस्थित हो गए, लेकिन राजा खुद उपस्थित कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो कुंवर उपस्थित होंगे। विवाह संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा भाई, पहले विवाह संबंध के लिए बाध्य होता ना, आगे बताएंगे आपको, चलो पहले लिख लेते हैं सारी शर्तें। तो अपने राणा जी अपने मेवाड़ वालों ने कहा चित्तौड़ वापस दो। चित्तौड़ कब छीना था बताओ, आप कमेंट में लिख के बताओ। और इन्होंने मुगलों ने क्या कहा, चित्तौड़, मुगलों ने कहा चित्तौड़ की मरम्मत नहीं करानी। चित्तौड़ की क्या है, मरम्मत नहीं करानी। तो शर्तें क्या निश्चित हुई, राणा जी की, जो हरिदास जी शुभकरण जी गए थे उन्होंने शर्त रखी कि भाई अपने राणा जी, तो आपके पहले क्या होता था, जिस राज्य ने बड़े राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली तो उसका राजा दरबार में आएगा, कोर्निश करेगा, ऐसे ऐसे कोर्निश करना, दरबार के अंदर आकर भाई सलामी मारना। तो अपने राणा जी ने कह दिया भाई हम तो कोई आज आए न कोई कल आए, कोई सलामी मारेगा वो हमें ही मारेगा, हम तो मारने नहीं आएंगे। तो मुगलों ने कहा भाई आप अधीनता तो स्वीकार करो, हमारा तो सपना है मेवाड़, हमारे झंडे के नीचे कोई नाम लिखा दो, कोई हमें सलामी नहीं मरानी है आपसे। तो दूसरी रख दी गई एक हम विवाह, जैसे अपन जयपुर में पढ़ेंगे, कछवाओं ने विवाह करा दिया, राठौड़ों ने विवाह करवा दिया, शेखावतों ने विवाह करा दिया, सब ने विवाह करा दिया। लेकिन इन्होंने कहा भाई हम तो अपनी बहू बेटी आपको विवाह के लिए नहीं, अगर आगे जाकर आप कह दो हम तो आपके अधीन है, आप कह दो भाई आपकी बेटी से हमें विवाह कराओ, तो ये कतई संभव नहीं होगा। इस बात के लिए हाँ है तो संधि करो, वरना हम तो वापस लड़ाई के लिए तैयार हैं हमेशा की तरह। तो इन्होंने कहा भाई नहीं करेंगे, आप अधीनता तो स्वीकार करो।
बाद में इन्होंने कहा, अपने राणा जी ने कहा भाई चित्तौड़ भी हमें वापस दो, क्या दे दिया, आप अधीनता तो स्वीकार करो। इन्होंने कहा चलो एक शर्त तो हमारी भी मान लो, चित्तौड़ की मरम्मत आपको नहीं करानी। आप भाई अभी संधि कर रहे हो, चित्तौड़ उस समय 1567-68 के अंदर ले लिया था ना मुगलों ने, उसके बाद में अभी तक अपने चित्तौड़ अंडर में नहीं था। महाराणा प्रताप भी चित्तौड़ और मांडलगढ़ अपने जीवन काल में जीत नहीं पाए थे। तो इन्होंने कहा भाई चित्तौड़, अपन ने कहा ना गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सभी गढ़ैया। तो इनको पता था चित्तौड़ जीतने के अंदर अपने को कितना जोर आया, कितने 5000 सैनिकों ने 15,000 को काट दिया था। वो भी अकबर खुद 8 महीने खड़ा रहा, तब जाकर कहीं चित्तौड़ अपने कब्जे में आया है। आपको हमने दे दिया, आप वापस कहीं इसको चिनवा लो। वो दीवारें उस युद्ध के अंदर तोड़ी थी उन्होंने, क्या है मुगलों ने कोई उनकी मरम्मत नहीं करवाई, जैसा उस समय था वैसा ही अभी पड़ा है। कहा मरम्मत नहीं करानी, तो चलो इन्होंने कहा चलो मरम्मत नहीं कराएंगे हम, ठीक है। तो ये शर्तें थी, इसलिए उसके बाद में आपके कर्ण सिंह को शर्तें चाह रही थी, ठीक है ना, आगे लिख लेना अगली लाइन के अंदर। कर्ण सिंह को अमर सिंह ने 1000 घुड़ सवारों के साथ दिल्ली भेजा। तो भाई आपने कहा था राणा जी नहीं आएंगे, कुंवर आ जाएंगे, तो अमर सिंह जी, उस कर्ण सिंह जी कुंवर थे, उनको 1000 घोड़ों के साथ भेज दिया। पहले क्या होता था, अधीन होते थे तो कुछ सैनिक सहायता भेजनी पड़ती थी, कोई वो दूसरे, जैसे इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो दूसरे राज्यों की सेना इन्होंने भेजी है मेवाड़ के, तो इनको भी क्या भेजनी पड़ती थी। तो अमर सिंह जी ने क्या है भाई 1000 घोड़े लेके दिल्ली की सेवा में चला जाओ, और तो क्या है। तो मनसबदार प्रथा अकबर ने शुरू की थी, तो जहांगीर ने इसको, मनसबदार अपन पढ़ेंगे भाई, मंगोलों ने शुरू की है, एक प्रकार की सेटिंग है, इस प्रकार सेना को कितने, इसके अंदर कितनी जात होगी, कितने सवार होंगे, कहाँ वाली सेना किधर खड़ी रहेगी, तो इस प्रकार का। तो आप ये ध्यान रखो, अमर सिंह को 5000 का मनसबदार दिया गया, 5000 मनसबदार दिया किसने, अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं है। बादशाह कौन है, जहांगीर है, तो जहांगीर ने दिया है, ठीक है। तो इस समय अपन इंडिया का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1608 के अंदर आपके हॉकिंस आया था जहांगीर के पास व्यापारिक छूट मांगने के लिए। उसको तो आपके जहांगीर ने छूट दी नहीं, 400 का मनसबदार अपने पास रख लिया, 400 मनसबदार देकर, क्योंकि वो फारसी भाषा का ज्ञाता था अंग्रेज। 1615 के अंदर है ना, अंग्रेजों ने वापस भेजा कि भाई तू जा और जहांगीर को पागल बना और अपने व्यापारिक छूट ले ले कैसे। तो 1615 के अंदर सर टॉमस रो आए आपके इधर भारत के अंदर व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए, कि भाई उस समय बादशाह मेन प्रधानमंत्री मान लो आज का जहांगीर ही था भारत का, तो इसके अंदर भारत के अंदर व्यापार आपको करना है तो छूट तो लेनी पड़ेगी। तो आपके क्या है, मैगजीन किला कहाँ है, अजमेर, जहाँ पर अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध से पहले रणनीति बनाई थी ना, मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर सर टॉमस रो और जहांगीर मिलते हैं। सर टॉमस रो बढ़िया बढ़िया दारू लेकर आता है उसके लिए, एकदम ब्रांडेड दारू, और बोलता है वह ले भाई दारू बढ़िया पी ले, बढ़िया बढ़िया दारू, और हमको छूट दे दे। तो जहांगीर क्या है भाई, एकदम दारू पी कर राजी हो गया और बोला जा व्यापार कर, मस्ती कर। तो इस समय 1616 के अंदर, ये 1615 के अंदर सर टॉमस रो आया था, 1616 के अंदर ये मैगजीन के दुर्ग के अंदर मिलते हैं और इस समय छूट दे देता है। आता कब है 1615, छूट कब देता है 1616 के अंदर, मैगजीन के किले के अंदर ये बात हुई उनकी। और इसी समय आपको पता है 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ को नया नया अधीन किया था, तो सर टॉमस रो भी उसी समय आए थे। तो बातें सुनी भाई, इस हिसाब का मेवाड़ है खतरनाक राज्य है, लेकिन ये भी अभी क्या है अधीन हो गया है। तो सर टॉमस रो को पूरी बात का पता चला, तो एक कोटेशन लिखा है सर टॉमस रो ने, सर टॉमस रो ने इस मेवाड़ मुगल संधि के बारे में क्या कहा है
कि बादशाह ने मेवाड़ को बुद्धि से अधीन किया है, ना कि बल से, ना कि बल से। तो थॉमस रो ने क्या कहा कि इस भाई बादशाह ने क्या है, दिमाग लगाकर मेवाड़ को अधीन कर लिया, बल से नहीं किया है। क्योंकि बल तो मेवाड़ वालों के आगे ना तो इसके बाप का चला, ना इसके दादा का चला, किसी का बल चला नहीं, बुद्धि से थोड़ा सी क्या है इसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। आपको पूछ ले कि मेवाड़ का कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो अमर सिंह प्रथम ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता मानी। तो पूछ लिए कि मेवाड़ का कौन सा राणा था जिसने मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता मानी है, तो अमर सिंह जी है। तो इस संधि के बाद में क्या है, अमर सिंह जी तो पहले ही राजी नहीं थे, जानबूझकर दबाव बनाकर ऐसी कंडीशनें कुछ बन गई कि उनको हाँ बोलना पड़ा। लेकिन मन में तो उनकी इतनी ग्लानि हुई, इतना वो मन के अंदर अपने को कोसने लग गए कि मैं महाराणा प्रताप का पुत्र होकर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाओं परदादाओं ने इन मुगलों से लड़ते हुए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी, और मेवाड़ के कितने वीर सामंत, गोरा बादल, जैमल फत्ता, कल्ला राठौड़, सांडा जी, सभी ने अपनी क्या है अपने प्राण त्याग कर दिए, लेकिन कभी इनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। मेरे कितनी गंदी किस्मत, मेरी किस्मत कितनी बुरी है कि इन मुगलों की अधीनता मुझे दबाववश माननी पड़ रही है, मैं ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ऐसे ही ऐसे मन में सोच सोच कर उनकी ग्लानि होने लग गई। और 1615 के अंदर जब संधि की ना, तभी से ही उन्होंने राजपाट सौंप दिया और कहा भाई कर्ण सिंह और सामंतो, मेरा तो मन नहीं है, लेकिन आपने मेरे को दबाव बनाकर ये संधि करवा ली, तो अब मेरे को राजपाट से कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने अधीनता स्वीकार कर ली तो मैं काहे का राजा, काहे का राणा, अब मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो भाई 9 चौकी की पाल राज संबंध पर जा रहा हूँ, उधर ये भी छोटी सी कुटिया के अंदर रहूँगा, राजपाट है वो आप संभालो, ठीक है। तो 1615 के अंदर ही अमर सिंह जी ने राजपाट के अंदर ऐसे ध्यान रखना छोड़ दिया, एक प्रकार से दुख में चले गए थे वो, ठीक है। और बाद में कहाँ चले गए, देखो मरे तो वो 1620 को, देश के लिए अपने बलिदान तो 1620 को हो गया, वो स्वर्गवास हो गया उनका 1620। लेकिन 1615 के बाद में उन्होंने इस राजपाट के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया, कर्ण सिंह ही संभालता था, ठीक है। तो आप लिख लीजिए अमर सिंह संधि के पश्चात, अमर सिंह संधि के पश्चात 9 चौकी की पाल का ये राजसमंद है। और राजसमंद झील जो तो बाद में बनेगी, राज सिंह बनेंगे, लेकिन आज अगर पूछे तो 9 चौकी की पाल राजसमंद। अमर सिंह संधि के पश्चात 9 चौकी के पाल राजसमंद चले गए। इसने 9 चौकी की पाल के पास बाद में राज सिंह ने राजसमंद झील बनाई, राजसमंद झील बनाई, ठीक है। तो यहाँ 9 चौकी के पाल 5 साल रहे वो, और आपके यहाँ पर ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया ग्लानि में। और आपके क्योंकि देखो अमर सिंह जी क्या है, अमर सिंह जी अभी क्या इतने ज़्यादा बूढ़े थोड़ी थे, लेकिन वो ग्लानि के अंदर उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लग गया और अपने प्राणों त्याग दिए, ठीक है। तो संधि के पश्चात 9 चौकी के पाल राजसमंद चले गए। और इनकी छत्री पूछ ले अमर सिंह की, चलो ऊपर लिखते हैं अपन, अमर सिंह की आपको छत्री पूछ ले,
छतरी, तो आहड़ के अंदर है। आहड़, आहड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर। अब मेरे को एक बात बताओ कि कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम आहड़ को राजधानी बनाई? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो अमर सिंह की छतरी कहाँ है? आहड़ उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ के राणाओं की छतरी की छतरियां आहड़। तो आहड़ में पहली छतरी अमर सिंह। तो मेवाड़ के सभी राणाओं, जो अमर सिंह के बाद में जितने भी राणा हुए, उन सभी राणाओं की छतरी कहाँ है? आहड़ के अंदर है। अभी अमर सिंह के बाद में कर्ण सिंह आएंगे, जगत सिंह आएंगे, राज सिंह आएंगे, स्वरूप सिंह आए थे, जगत सिंह आएंगे। उन सब की छतरी आपको लिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। सब की कहाँ है? आहड़ के अंदर है। और आहड़ में पूछ ले पहली छतरी किसकी थी, तो पहली छतरी आपके अमर सिंह जी की थी। बाद में सभी राणाओं की छतरी आहड़ के अंदर हुई है। महाराणा प्रताप की छतरी लिख लेना आप, वो आगे लिखा देते आपको, लेकिन अभी लिख लो। चलो छतरियों की बात आ गई है, तो महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की है। 8 खंभों की आपकी कहाँ है? बांडोली, बांडोली के अंदर है। ठीक है, बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप के 8 खंभों की छतरी है। तो अमर सिंह जी के बारे में मेन घटना अपने को इतनी ही याद रखनी थी कि इनके बीच में मेवाड़ मुगल संधि हुई है 5 फरवरी 1615, और बाद में वो कहाँ चले गए? नौ चौकी की पाल, और वहां पर ही इनका स्वर्गवास हो गया। तो अगले राजा आप लगाइए अमर सिंह जी, अरे कर्ण सिंह जी, थोड़ी इंगा तो पड़ा। अगले राणा आप लिखिए, छोटी सी है, इनके ज्यादा लिखना नहीं है। राणा कर्ण सिंह, ये भाई 1620, शासन तो 1615 में दे दिया था, लेकिन 1620 में अमर सिंह जी की मृत्यु के पश्चात ये बने, 1620 से लेके 1628। तो इनके बारे में कुछ मेन बातें हैं जो अपन थोड़े बहुत लिख लेते हैं। देखो इन कर्ण सिंह जी ने ना, कर्ण सिंह ने पिछोला आहड़ को राजधानी किसने बनाई थी? पूछा था आपको, अल्लट ने। कर्ण सिंह ने पिछोला झील में, अब बताओ पिछोला झील कौन से राणा के शासनकाल के अंदर बनी थी? कर्ण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। 1622 में खुर्रम, खुर्रम कौन है भाई? बताया था, शाहजहां, जो अगला मुगल बादशाह बनेगा, शाहजहां। 1622 में हो गया क्या? 1622 में खुर्रम अपने विद्रोह है ये, ठीक है ना, विद्रोह काल में कर्ण सिंह के जग मंदिर में शरण लेता है, ठीक है। तो कर्ण सिंह पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण शुरू कराता है। 1622 में खुर्रम, जिसको शाहजहां कहते हैं, अपने विद्रोह काल में कर्ण सिंह के जग मंदिर में शरण लेता है। दोनों अपनी पगड़ियां चेंज करते हैं। पहले क्या है, रिवाज होता था पगड़ियां चेंज, दोनों अपनी पगड़ियां चेंज करते हैं, लिख लेना। अपने हिसाब से लिख लेना, मैं लिख देता हूं। दोनों कर्ण सिंह और ये शाहजहां पगड़ी चेंज करते हैं एक दूसरे के सम्मान के लिए। और इस जग मंदिर को देखकर शाहजहां इतना प्रभावित होता है कि जग मंदिर को देखकर ही उसने ताजमहल का निर्माण करवाया।
लेकिन दो चीजों को देखा था, एक जग मंदिर को देखा था, एक हुमायूं के मकबरे को देखा था। आपको पूछ ले ताजमहल का पूर्वगामी, तो आपको जग मंदिर तो देखा ही था उसने, इसका भी प्रभाव था, लेकिन हुमायूं के मकबरे को मेन देखकर ताजमहल बनाया था। इसलिए आपको पूछ ले ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं का मकबरा। तो ठीक है, इसके समय आपके इन्होंने शरण ली थी। 1622 में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था अपने पिता जहांगीर के खिलाफ, कहता था मैं बादशाह बनूंगा, आप निकलो यहाँ से। तो अपने विद्रोह काल में कर्ण सिंह के पास आया, कर्ण सिंह इसका दोस्त था। उसी समय संधि के समय दोस्त हो गए, तभी संधि हुई। इन्होंने पगड़ियाँ चेंज की और जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू कराया। एक तो इसने दिलखुश महल बनाया, दिलखुश महल व कर्णविलास, कर्णविलास उदयपुर के अंदर, दोनों ही कहाँ है? उदयपुर। दिलखुश महल व कर्णविलास का निर्माण करवाया। अब किसने करवाया? कर्ण सिंह पढ़ रहे हैं तो कर्ण सिंह ने करवाया। बार बार ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं है भाई। आपके कर्ण दिलखुश महल और कर्णविलास का निर्माण राणा कर्ण सिंह ने करवाया, तो इनका लिख रहे हैं तो कर्ण सिंह ने करवाया। ठीक है, दिलखुश महल व कर्णविलास का निर्माण राणा कर्ण सिंह ने करवाया उदयपुर के अंदर। ठीक है, कर्ण नाम है इसलिए कर्णविलास बनाया और इनका भाई संधि कर ली। उसके बाद में दिल खुश ही खुश था, पगड़ियाँ चेंज की तो भी दिल खुश ही खुश हो गया इनका। तो ये युद्ध तो इन्होंने किया नहीं अपने शासनकाल के अंदर, संधि करवा ली, बाद में खुश ही खुश रहे। तो एक तो भाई दिल खुश महल बना दिया और एक खुद का नाम से कर्णविलास बना दिया। तो ठीक है, आज हमने अमर सिंह जी, कुछ महाराणा प्रताप के बारे में, कुछ अमर सिंह जी के बारे में और कर्ण सिंह जी के बारे में। कल हम शुरू करेंगे जगत सिंह जी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये उपयोगी लग रही है क्लास तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने कांटेक्ट में सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, आप ही हमारे हौसला हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक वीडियो शुरू होते ही हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।